गाइस, कैसे हो सारे के सारे। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप भी बहुत ही बढ़िया हो। अगर मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने गुरुजी पे। तो आज का जो टॉपिक है हम उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में आकर जरूर पूछिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स, यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि हम एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आज हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं मेटल्स की। हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। कुछ मेटल्स की देखिए, तो लिखा है द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे इजी वे जो होता है सब्सटेंसेस को ग्रुप करने का, वो होता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने का। ठीक है, हम फिजिकल प्रॉपर्टी को कंपेयर करके सब्सटेंस को ग्रुप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए हम हमारी ये जो पहली प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो मेटल की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, वो है metals in their pure state have a shining surface. This property is called metallic luster. इसका मतलब क्या है बच्चों कि मेटल्स जो होते हैं जब वो अपनी प्योर स्टेट में होते हैं तो उनका शाइनिंग सरफेस होता है। मतलब कि जो मेटल्स होते हैं उनका शाइनिंग सरफेस होता ही है जब वो अपनी प्योर स्टेट में होते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है मेटल की। ठीक है, मतलब वो चमकदार होते हैं, एक तरह से थोड़ा चमकीले से होते हैं। चमकीला मतलब ये नहीं कि ज़्यादा, बट हाँ वो शाइनिंग होते हैं, वो शाइन करते हैं मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है मेटल्स की। मेटल्स की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है, यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। आपने देखा होगा बच्चों, मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हार्ड ही होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हार्ड ही होते हैं, और जो हार्डनेस ऑफ मेटल होती है वो वेरी करती है मेटल टू मेटल। मतलब हर मेटल की अपनी हार्डनेस अलग होती है। मतलब जैसे कोई जो अलग अलग लोग होते हैं, जैसे तो उनका वेट वेरी करता है ना। मान लो कोई 60 kg का है तो कोई 80 kg का है, कोई 20 kg का है, कोई 50 kg का है। जैसे वेट वेरी करता है वैसे ही जो मेटल की हार्डनेस होती है वो भी मेटल टू मेटल वेरी करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी की तरफ। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। अब बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है जिसको मतलब मेटल्स को हम बीट करके उनको थिन शीट में कन्वर्ट्स कर देते हैं। मतलब मान लो कोई मेटल्स हैं, हमने उनको बीट कर करके उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, मेलिएबिलिटी। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। मतलब कि मान लो जैसे गोल्ड और सिल्वर होता है, गोल्ड और सिल्वर को क्या होता है, मतलब ये बहुत मेलिएबल होता है। इनको जब हम मतलब इन पे जब हथौड़ा या कुछ भी छोटा कुछ मारा जाता है तो ये थिन शीट्स में इनको पहले कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये इजीली थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ऐसे मेटल्स होते हैं गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटल की मेलिएबिलिटी। जो मेटल्स बीट होने के बाद थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। मतलब वो थिन शीट्स में इजीली कवर हो सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था बच्चों कि एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। ऊपर हमारा ऊपर वाला जो पॉइंट था वो थिन शीट्स का था, और अब हमारा क्या पॉइंट आया है, अब हमारा पॉइंट आया है कि द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ये अलग है, ऊपर वाला थिन शीट्स था, नीचे वाला थिन वायर्स है। ठीक है, जो मेटल की एबिलिटी अगर वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ऊपर वाले को क्या बोलते थे, मेलिएबिलिटी, जब थिन शीट्स में कन्वर्ट हो रहा था, और जब थिन वायर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे डक्टिलिटी। ठीक है, अलग अलग है दोनों, याद रखना। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। यू विल सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। आपको जान के हैरानी होगी कि 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। इतना होता है, इतना डक्टाइल होता है गोल्ड।
1 ग्राम ऑफ, सोचो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ की वायर बना सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तभी तो बच्चों ये जो गोल्ड और सिल्वर की ये जो प्रॉपर्टी होती है, मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी, इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज़ के कारण जो हमारे मेटल्स होते हैं गोल्ड और सिल्वर, इनको हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा घर में मदर्स होती हैं जो हमारी, वो गोल्ड की इयररिंग्स पहनती हैं, नोज पिन्स पहनती हैं, तो ये सब इनको कैसे शेप दी जाती है, क्योंकि ये जैसे गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा डक्टाइल और मेलिएबल मेटल होते हैं, तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं जिन भी शेप्स में ये हम इन्हें मोल्ड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स? लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट आंसर। यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है बच्चों में, इसमें हमें क्या करना है। देखो इस एक्टिविटी में क्या करा गया है, इस डायग्राम को देखो, इसमें कुछ नहीं करा गया है। एक स्टैंड है, उसमें एक वायर को लपेट दिया गया है, और ये देखिए मेटल वायर को, यहाँ पर लिखा हुआ है ना जहाँ मेटल वायर, वहाँ पर उसको लपेट दिया गया है। ये 1 मिनट में आपको समझाता हूँ, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये मेटल वायर को यहाँ पर लपेट दिया गया है उसको। फिर ये उसके बाद यहाँ पर एक पिन लगाई गई है। जब ये जो बर्नर है, ये जब इसको हीट करेगा तो ये हीट यहाँ से पास होके यहाँ पर इसको भी बर्न कर देगी। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे जो हमारा टॉपिक है वो है, आगे जो हमारा लिखा हुआ है वो है द अबव एक्टिविटी शो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। बच्चों यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, जो ये हीट यहाँ पर रोल हो रखी है इस पे, जब ये बर्नर यहाँ पर हीट करना शुरू करेगा तो वो वहाँ पर हीट जो है यहाँ से ट्रांसफ़र होते होते वहाँ पर वैक्स और पिन तक चली जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है मेटल्स का, यानी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। और बच्चों जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं वो होते हैं सिल्वर और कॉपर। ठीक है, सिल्वर और कॉपर जो होते हैं वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड और मरकरी जो होते हैं वो सिल्वर और कॉपर के कंपेरेटिवली कम पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या मेटल्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। You must have seen that the wire that carry current in your home have a coating of polyvinyl chloride (PVC) of a rubber-like material. Why are electric wires coated with such substances? आपने देखा होगा बच्चों की, मतलब आपके घरों में जैसे जो तारे होती हैं, अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर वो कॉपर की वायर है तो कॉपर बिल्कुल ऐसे ही नंगा रखा होगा, मतलब उसके ऊपर नहीं ना। कॉपर की कोई भी वायर होती है नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो यूज़ होती है वायर, उसके ऊपर आप देखते हो कि एक कोटिंग होती है, एक ऊपर कोट लगा होता है, एक तरह रबर टाइप का कोट लगा होता है, उससे जैसे पीवीसी बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो वो क्यों लगा होता है? वॉट हैपन व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस? डू दे प्रोड्यूस अ साउंड? The metals produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous. और बच्चों मेटल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। अब सोनोरस क्या होते हैं? मान लो जैसे आपके स्कूल में जब पीरियड बेल बजती है तो आवाज़ होती है ना, जो रिंग, मतलब एक साउंड क्रिएट होता है ना, तो उसी तरह का कुछ साउंड मेटल्स क्रिएट करते हैं स्ट्राइक करने पे। मतलब मान लो आपके घर में जैसे कोई भी मेटल का सामान हो, अगर आप उसको नीचे गिराओगे तो एक आवाज़ आती है ना, तो वो जिस भी मेटल्स, जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं, मतलब वो आवाज़ करते हैं मेटल्स। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल? स्कूल बेल्स जो होती हैं, पीरियड जो हमारा पीरियड बेल होती है, वो जब बजती है तो हमें आवाज़ क्यों सुनाई देती है? वो मेटल की बनी होती है, एंड मेटल्स में एक प्रॉपर्टी होती है दैट दे आर सोनरस, जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है हमारी पीरियड बेल। ठीक है,
चलिए अब आ रहा है हमारा अगला टॉपिक है जो वो नॉन मेटल्स। इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल्स। सम ऑफ द एग्जांपल नॉन मेटल आर, कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो, जैसे हमारे पास कुछ नॉन मेटल्स के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड। जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों वो या तो सॉलिड होते हैं या गैसेज होते हैं, बस एक वो लिक्विड स्टेट नहीं होती नॉन मेटल्स की। क्या मैं दोबारा बता देता हूँ, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो सॉलिड होते हैं या वो गैसेस स्टेट में होते हैं, वो लिक्विड स्टेट में नहीं होते एक्सेप्ट लिक्विड, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है बच्चों ये एक ऐसा नॉन मेटल है, सिर्फ एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं या तो वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। ठीक है। डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल। क्या नॉन मेटल्स की भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सिमिलर मेटल्स की तरह? चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमें बच्चों एक टेबल बना के दे रखी है, उसमें हमें एलिमेंट्स लिखने हैं यानी कि नॉन मेटल्स, उनके सिंबल्स लिखने हैं और टाइप ऑफ सरफेस। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जो होता है मेटल्स में हमने जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, नॉन मेटल्स में उनकी सब अपोजिट होती हैं। मान लो सोनरिटी होती है, जो सोनरस होते हैं मेटल्स, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनरस नहीं होते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टाइल, मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। डक्टाइल क्या था बच्चों? डक्टिलिटी, डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या थी? डक्टाइल प्रॉपर्टी थी जब मेटल्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है? थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं या तो किस में कन्वर्ट करते हैं? वायर में। बताओ दोनों में से एक। डक्टिलिटी होती है थिन वायर्स में कन्वर्ट करना। जब हम मेटल को थिन वायर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम डक्टाइल कहते हैं। तो बच्चों वो प्रॉपर्टी, डक्टाइल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं होती है। और बच्ची हमारी बात मेलिएबिलिटी की। मेलिएबिलिटी क्या होता है हमारा? हम उसे थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो थिन शीट में ये प्रॉपर्टी भी अवेलेबल नहीं होती है नॉन मेटल के केस में। ठीक है। और जो, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा ऑलमोस्ट हमने सारी प्रॉपर्टीज़ कवर कर ली। और बच्चों यहाँ पर हमें कुछ एक्सेप्शंस भी दे रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं इस चैप्टर के। और मैं एक चीज़ और बता दूं बच्चों, आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं इस चैप्टर से वो एक्सेप्शन से ही आते हैं। वो आपसे एक्सेप्शन पूछते हैं कि मतलब ऐसी कौन सा नॉन मेटल है जो भी एक्सेप्शन है हम आगे पढ़ते हैं। चलिए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन द क्लास। You must have concluded that we cannot group element according to their physical properties alone, as there are many exceptions. For example, देखिए चलिए हम पहले एक्सेप्शन से पढ़ना शुरू करते हैं और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शंस। ठीक है। हमारा जो पहला एक्सेप्शन है वो है ऑल मेटल्स हैव मरकरी, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। Solid at room temperature, you have observed that metals have high melting point but gallium and cesium have very low melting points. These two metal will melt if you keep them on your palm. देखो बच्चों, पहला जो हमारा लिखा हुआ है जो ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट, देखो यहाँ पर बताया गया कि जितने भी मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी। मतलब कि जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में नहीं पाया जाता। ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। अगर आपसे कुछ पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा, नेम द मेटल विच इज नॉट फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो वो आपको बताना पड़ेगा दैट मरकरी इज अ मेटल विच इज नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में नहीं पाया जाता, वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। और जैसे अब इसी फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है बच्चों कि हमने जैसे पढ़ा है कि जो मेटल्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। मेटल्स जो होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन गैलियम एंड सीजियम दो ऐसे मेटल्स हैं
जिनका बहुत ही ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ये दो ऐसे मेटल हैं जिनको अगर हम अपने पाम पे रखेंगे तो ये पिघल जाएंगे, मतलब पाम मतलब अपने हथेली पे रखेंगे तो ये पिघल जाएंगे। ठीक है, हमारे फर्स्ट पार्ट से ही हमें दो क्वेश्चन मिलते हैं। पहला क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो है हमारा मरकरी। और दूसरा है हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से दो मेटल्स हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये इसका आंसर होगा गैलियम एंड सीजियम। ठीक है, ये हमारा पहली एक्सेप्शन थी। चलिए दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। आयोडीन इज अ मेटल बट इट इज अ लस्टरस। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, सॉरी, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्टरस। बच्चों लस्ट और हाँ, नॉन मेटल के केस में जो होता है, मैंने जैसा आपको बताया था कि मेटल की ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं अपोजिट होती है नॉन मेटल के केस में। तो जैसे हमने पढ़ा था कि मेटल जो होता है वो लस्टरस होता है, तो नॉन मेटल क्या होगा, नॉन लस्टरस, लस्टरस नहीं होगा। तो अब जैसे नॉन मेटल है तो वो लस्टरस नहीं होना चाहिए, मतलब उसका शाइनिंग सरफेस नहीं होना चाहिए। लेकिन यही तो यहाँ पर एक्सेप्शन है कि जो आयोडीन नॉन मेटल होता है, जो नॉन मेटल आयोडीन है वो लस्टरस होता है। ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लस्टरस होता है। तो आपको बताना होगा कि आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच इज लस्टरस। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है जो वो है कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन कंसिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। Each form is called an allotrope. Diamond, an allotrope of carbon, is the hardest natural substance known and has a very high melting point and boiling point. Graphite, another allotrope of carbon, is a good conductor of electricity. बच्चों जैसा हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, है ना, और उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। ठीक है, लेकिन जैसा कि यहाँ पर एक्सेप्शन दे रखा है, जो कार्बन होता है वो एक नॉन मेटल होता है और उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट है कार्बन की, उन्हें हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि उसकी एक एलोट्रॉप है डायमंड। ये डायमंड जो है वो एक एलोट्रॉप ही है कार्बन का। जो डायमंड है वो एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है और उसका बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये तो एक एक्सेप्शन हो गया ना, क्योंकि नॉन मेटल्स में क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, बट इस केस में हाई है दोनों। और ग्रेफाइट एक ऐसा, ग्रेफाइट भी एक एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का, जिसकी जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और जनरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एल्कली मेटल। एल्कली मेटल कौन कौन से हो गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम are so soft that they can be cut with a knife. They have low densities and low melting point. अब बच्चों ये भी एक एक्सेप्शन हो गया, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऐसे कौन से मेटल होते हैं जो जिन्हें हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको आंसर लिखना होगा, तीनों में से कोई भी लिख दीजिएगा या तीनों लिख दीजिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तीनों में से तीनों जो होते हैं मेटल्स होते हैं और इजीली दे कैन इजीली बी कट बाय नाइफ। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड थोड़ा सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं मेटल्स, तो उन्हें कट करना इजीली मुश्किल होगा। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि इन्हें इजीली कट किया जा सकता है नाइफ से। कौन कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, अब एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के डिफरेंस को और अच्छे से समझेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। चलो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। मोस्ट नॉन, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिजोल्व इन वाटर। ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों वो एसिडिक ऑक्साइड्स बना लेते हैं जब उन्हें वाटर में डिजोल्व किया जाता है। क्या बना लेते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बना लेते हैं जब उन्हें वाटर में डिजोल्व किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड। और वहीं दूसरी तरफ बच्चों जब हम नॉन मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट कर, नॉन मेटल्स को नहीं, माफ़ कीजिएगा, जब दूसरे तरफ जब हम मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो बेसिक ऑक्साइड को
बेसिक ऑक्साइड जनरली फॉर्म करते हैं। मतलब कि जैसे हमने ऊपर का पढ़ा भी कि जो हम नॉन मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और जब हम मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो बच्चों, क्वेश्चंस भी दे रखे हैं आपको कि गिव एग्जांपल ऑफ ईच मेटल इज पहला आपको देखो लिखा हुआ है इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड कौन था रूम टेम्परेचर पे, कौन सा मेटल था, मरकरी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की भी सीरीज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। मैं इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारे ब्लू क्वेश्चंस और पीछे के बैक एक्सरसाइज सारे के सारे कवर कर लूंगा, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल की जो है। वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग सेक्शन। कलेक्ट द सैंपल। ओके, यहाँ से हम शुरू करते हैं। व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। बच्चों क्या होता है जब हम मेटल्स को एयर में बर्न करते हैं। जब हम मेटल्स को एयर में जलाते हैं, मतलब मान लो आप कभी भी ओपन एटमॉस्फेयर में किसी भी मेटल को बर्न करते हो तो क्या होता है यू हैव सीन, यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव सीन द मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद द dazzling white flame. Do all metals react in the same manner? बच्चों जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, शायद फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर, मैग्नीशियम एक मेटल है, तो हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा था एटमॉस्फेयर में तो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम निकली थी, है ना। तो उस टाइम पे जो मैग्नीशियम था उसने वो रिएक्ट हुआ था ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या सारे मेटल्स सेम रिएक्ट करते हैं जब उन्हें एयर के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। जहाँ तक बच्चों ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स, जहाँ तक कि सारे मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर रिएक्शन भी दे रखी है, मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस मेटल ऑक्साइड। जब हम मेटल और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मेटल ऑक्साइड्स मिल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर टू ऑक्साइड, अ ब्लैक ऑक्साइड। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है बच्चों की जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो वो क्या बना लेता है, कॉपर टू ऑक्साइड। देखो यहाँ पे हो रखी है, रिएक्शन भी दे रखी है आपको, Cu प्लस O2। अब आप सोच रहे हो ये 2Cu क्या है, तो ये बच्चों बैलेंसिंग करी गई है इक्वेशन की, जैसा मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ Cu प्लस O2 के साथ CuO2 के साथ रिएक्ट होकर CuO बना रहा था, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर टू ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वैसे ही जैसे अभी कॉपर जो था वो कॉपर ऑक्साइड बना रहा था, वैसे ही एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है Al प्लस O2 विल गिव अस Al2O3। अब ये Al2O3 में फार्मूला फॉर्मेशन बच्चों आपने, मैं होप करता हूँ 9th में सीखा होगा। आपकी 9th क्लास में चैप्टर था फार्मूला फॉर्मेशन, उसमें एक टॉपिक था, सिखाया गया था कि फार्मूला कैसे फॉर्म करते हैं। पहले उनके सिम्बल्स लिखते हैं, उसके बाद उनकी वैलेंसी लिखते हैं, उसके बाद उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ आपको आता होगा। अगर आपको नहीं आता हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो ये देखिए एल्यूमिनियम जो था ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी हैव लर्नड दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब बच्चों हमने जो कॉपर ऑक्साइड था हमारा रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बच्चों जैसे हमने पढ़ा है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, बट सम मेटल्स ऑक्साइड्स सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, जो कि एसिडिक एंड बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं।
कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक एंड एज वेल एज बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं। उन मेटल ऑक्साइड्स को जो दोनों शो करते हैं, बेसिक एज वेल एज एसिडिक, टू मतलब जो देखो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, सच मेटल्स ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर शो करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर, उन्हें हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा आपको। हम एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। देखिए नीचे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, Al2O3। Al2O3 जब रिएक्ट करेगा HCl से, HCl क्या है हमारा? HCl क्या है हमारा? एक एसिड है। HCl हमारा एक एसिड है और Al2O3 यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एज अ बेस। ठीक है, तो जब हम इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म हुआ? AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, और वही नेक्स्ट लाइन में देखिए Al2O3 को NaOH के साथ रिएक्ट कराया गया, यानी कि NaOH क्या है हमारा? एक बेस है। NaOH हमारा एक बेस है, ये देखिए ये NaOH हमारा एक बेस है। जब हमने Al2O3 को NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो हमें NaAlO2 प्लस H2O मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा जो मेटल ऑक्साइड था यानी कि Al2O3 वो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर दोनों शो कर रहा था, तो ये क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट मेटल्स ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलाई। बच्चों जो मोस्ट ऑफ दी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में, यानी कि पानी में नहीं घुल पाते हैं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो पानी में डिजॉल्व होकर क्या बनाते हैं? एल्कलीज। क्या बनाते हैं? एल्कलीज। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज। और वो जो मेटल ऑक्साइड्स जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, वो कुछ वो है सोडियम ऑक्साइड हो गया एक तो, और दूसरा हो गया पोटेशियम ऑक्साइड। ये दोनों वाटर में डिजॉल्व होकर क्या बनाते हैं? एल्कलीज। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन भी दे रखी है। पहली रिएक्शन हम देख लेते हैं, क्या दे रखी है? Na2O प्लस H2O विल गिव अस NaOH, और दूसरे में दे रखी है हमें K2O प्लस H2O विल गिव अस KOH। ठीक है, ये दोनों वाटर में डिजॉल्व होकर एल्कली बनाते हैं। देखिए NaOH एंड KOH। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लिखा हुआ है, वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। और हाँ बच्चों, जो ऑल मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सेम रेट पे रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल्स अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं ऑक्सीजन के लिए। Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the open. और दो मेटल्स ऐसे हैं बच्चों, कौन कौन से मेटल्स हैं? पोटेशियम एंड सोडियम। ये दो ऐसे मेटल्स हैं कि जो इतना विगरसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, अगर हम उनको ओपन में रख दें, दैट कि अगर हम उनको, ऐसा होता है, ये दो ऐसे मेटल हैं पोटेशियम और सोडियम, अगर हम इन्हें ओपन में रख दें तो ये इतना विगरसली रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ कि इनमें फायर कैच हो जाएगी, मतलब आग लग जाएगी। तो इन्हें प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स को रोकने के लिए, मतलब इन दोनों की वजह से कोई एक्सीडेंटल फायर ना हो, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों मेटल इतने विगरस रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ कि फायर कैच कर लेते हैं। तो अब अगर फायर कैच कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन्हें एक्सीडेंटल फायर्स से प्रिवेंट करने के लिए किसमें इमर्स करके रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए, आपसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिन्हें केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखा जाता है और क्यों इमर्स करके रखा जाता है। या फिर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसे जो आपका पोटेशियम और सोडियम है उन्हें केरोसिन ऑयल में क्यों इमर्स करके रखा जाता है। और क्यों इमर्स करके रखा जाता है मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि जो ये दोनों मेटल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इनको इतनी तेज रिएक्ट करते हैं कि ये फायर कैच कर सकते हैं, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखा जाता है। ठीक है,
At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with thin layer of oxide. The protective layer, oxide layer prevent the metal from further oxidation. बच्चों जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, इनके ऊपर एक ऑक्सीडेशन लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि इनके ऊपर और भी ज़्यादा ऑक्सीडेशन ना हो. मतलब जैसे मान लो कोई आपके पास कोई सोना है, मान लो सोना है, अब उस सोने के ऊपर ऑक्सीडेशन लेयर चढ़ा दी गई है. अगर उसके ऊपर ऑक्सीडेशन लेयर चढ़ा दी जाएगी तो अंदर का सोना तो प्योर ही है, उसके नीचे ऑक्सीडेशन लेयर है, जो उसके नीचे का जो गोल्ड है वो तो प्योर ही होगा. इसीलिए ऑक्सीडेशन लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि जो बाकी का मेटल है वो सेफ रहे और खराब ना हो. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे क्या हमारा, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रेसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर. बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कि आयरन जो होता है वो जनरली बर्न तो नहीं होता है, लेकिन जब उसके स्प्रिंकल्स यानी कि उसके जो छोटे छोटे अगर पीस कर दिए जाएं और उसको फिर उसमें ही फायर में डाला जाए तो वो बर्न हो जाते हैं. ठीक है, कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर. और बच्चों सिल्वर और गोल्ड दो ऐसे मेटल होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ इवन हाई टेम्परेचर्स पे भी नहीं रिएक्ट करते हैं. तभी अब आप लोग सोचते होंगे कि सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ऐसे मेटल्स क्यों हैं जिन्हें हम ऑर्नामेंट्स बनाने में, ज्वेलरीज बनाने में यूज़ करते हैं. क्योंकि बच्चों अगर कोई और मेटल लेंगे तो वो ईजिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और अगर वो रिएक्ट कर जाएगा तो काला पड़ जाता है जनरली. वो आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट होकर ब्लैक कलर की हो जाती है. लेकिन सिल्वर और गोल्ड दो ऐसे हमारे मेटल्स हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, इवन एट हायर टेम्परेचर्स भी नहीं करते. ठीक है, तो इसलिए इनको यूज़ किया जाता है ज्वेलरी वगैरह बनाने में. ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं. आगे क्या हमारा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल ऑफ मेटल टेकन हियर. The reaction of magnesium is less vigorous, implying that it is not reactive as sodium, but burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper. ये कह रहे हैं बच्चों कि आप यहाँ पर आपने जितना भी देखा, जैसे आपने देखा अभी सोडियम को, मैग्नीशियम को, तो आप यहाँ से जज नहीं कर सकते कि कौन कितना विग्रस है, कौन कितना विग्रस नहीं है, कौन किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है. हम ऐसे जनरली देख के सिर्फ जज नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ और रिएक्शंस लगेंगी इनकी कंक्लूजन पे पहुंचने में. ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा, व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर. चलिए इसको पढ़ते हैं. यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड अ हाइड्रोजन गैस. मेटल जो होते हैं बच्चों, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड. देखिए जैसे अगर आप ये रिएक्शन भी देख पा रहे होंगे, ये वाली ब्लू में लिखी हुई है, ये वाली देखिए, मेटल प्लस वाटर विल गिव अस मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, metal react with water and produce a metal oxide and hydrogen gas. Metal oxide that are soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide. बच्चों मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट होके मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन साथ में. अगर ये जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, अगर ये फर्दर डिजॉल्वेबल है वाटर में, मतलब ये और भी ज़्यादा डिजॉल्व हो सकता है वाटर में, तो इस मेटल ऑक्साइड को वाटर से और एक और बार रिएक्ट कराया जाता है तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, मेटल हाइड्रोक्साइड. ठीक है, यहाँ रिएक्शन में आप देख रहे होंगे कि मेटल पहले वाटर के साथ रिएक्ट होकर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और जो मेटल ऑक्साइड हमारा फॉर्म हुआ अगर वो फर्दर डिजॉल्वेबल है वाटर में तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर. मेटल जैसे हमारे पास कुछ मेटल्स हैं, जैसे पोटेशियम हो गया और सोडियम हो गया, ये बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ. ठीक है, इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर. पोटेशियम और सोडियम के केस में क्या होता है बच्चों,
जो रिएक्शन होती है इनके बीच में इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि जो इनसे हाइड्रोजन गैस निकलती है वो तुरंत फायर कैच कर लेती है, मतलब तुरंत फायर में आग लग जाती है। जैसे कि ये रिएक्शन आप देख रहे होंगे बच्चों, ये लिखी हुई है 2K प्लस H2O प्लस विल गिव अस KOH प्लस H2 प्लस। देखो जब पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया तो हमें मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी की वजह से ही, ये जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इसी हीट एनर्जी की वजह से हाइड्रोजन गैस के फायर कैच कर लेता है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल भी हमें दे रखा है सोडियम का। सोडियम जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी जो रिलीज हो रही है बच्चों, इसी की वजह से हाइड्रोजन गैस फायर कैच कर लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर is less violent, the heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire। अब ये वाला देखो बच्चों, अब यहाँ पर बोला गया है कि जो रिएक्शन होती है कैल्शियम की वाटर के साथ वो लेस वायलेंट होती है एज कम्पेयर टू, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था पोटेशियम और सोडियम के केस में। तो जो रिएक्शन होती है कैल्शियम और वाटर की वो लेस वायलेंट होती है, हीट इवॉल्व होती है इसमें भी, लेकिन इसमें जो हीट इवॉल्व होती है वो सफिशिएंट नहीं होती कि वो फायर कैच कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन आप देख रहे होंगे Ca प्लस 2H2O विल गिव अस CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2, ठीक है। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल। आपसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि कैल्शियम जो होता है वो फ्लोट करना स्टार्ट क्यों कर देता है। तो वो कैल्शियम जो होता है बच्चों वो फ्लोट करना इसलिए स्टार्ट कर देता है क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल्स निकलते हैं वो स्टिक हो जाते हैं किस पे, कैल्शियम पे, और वो फ्लोट करवाते हैं फिर, ठीक है। मतलब कि मान लो अगर आप कैल्शियम को वाटर में डालते हो, आपने मान लो जैसे आपने कोई बकेट है उसके अंदर कैल्शियम डाल दिया, अब जब वो कैल्शियम वाटर के अंदर जाएगा वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होगी वो स्टिक हो जाती है किस पे, उसी पे जिस जो आपने कैल्शियम फेंका है ना उसी पे वो चिपक जाएगी हाइड्रोजन गैस, और वो फ्लोट करवाती है फिर हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन के जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड, जो बबल्स फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन गैस के, वो स्टिक हो जाते हैं सरफेस पे किसके, मेटल के, यानी कि कैल्शियम के सरफेस पे वो स्टिक हो जाएंगे और कैल्शियम जो है वो फ्लोट करने लग जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना बच्चों, एग्जाम क्वेश्चन आपके जरूर आता है, आपके पीछे बुक के पीछे भी शायद दे रखा है इसका एक क्वेश्चन। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम जो होता है बच्चों वो कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता है, वो रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम, और क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। ये भी इसलिए फ्लोट करता है क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं वो भी इसके सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं और ये फ्लोट करने लग जाता है। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर with cold or hot water but they react with steam to form the metal oxide and hydrogen। बच्चों कुछ मेटल्स होते हैं जैसे एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ, ठीक है। और स्टीम के साथ रिएक्ट करके ये मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं, ठीक है। देखो आप नीचे आपको दे रखा है एल्यूमिनियम प्लस H2O विल गिव अस Al2O3 एंड H2, ठीक है। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। और कुछ मेटल ऐसे होते हैं बच्चों जैसे लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स, क्या होगा जब जो मेटल्स हैं हमारे वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हमने पहले ही पढ़ रखा है बच्चों कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मेटल्स देखो, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, क्या सारे मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ सेम मैनर में रिएक्ट करते हैं। चलो देखते हैं आगे।
यहाँ पर लिखा है बच्चों, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। बच्चों हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवॉल्व नहीं होती है, मतलब निकलती नहीं है, जब जो मेटल होता है हमारा वो किसके साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रिक एसिड के साथ। किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड क्या होता है हमारा, HNO3। जब हमारा मेटल होता है वो HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो हमारी जो हाइड्रोजन गैस होती है वो इवॉल्व नहीं होती है। इट इज़ बिकॉज, क्यों ये इसलिए होता है क्योंकि HNO3 है जो हमारा, यानी नाइट्रिक एसिड है जो हमारा, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HNO3 हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है बच्चों, जो ऑक्सीजन को ले ले, ऑक्सीजन को ले ले, ऑक्सीजन को एडअप करना अपने अंदर, उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। It oxidizes the H2 produced to water and itself get reduced to any other nitrogen oxide. ठीक है, N2O, NO, NO2. But magnesium and manganese react with very dilute HNO3 to evolve H2 gas. लेकिन जो बच्चों मैग्नीशियम होता है और मैंगनीज होता है हमारा, वो रिएक्ट करता है वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ, वो रिएक्ट करके H2 गैस को इवॉल्व करता है। ठीक है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज जो होता है हमारा वो वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हमारा H2 गैस को इवॉल्व करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हमें दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ बबल वाज द फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम, द रिएक्शन वाज, फिर हमें यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर दे रखा है। देखिए यहाँ लिखा, द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन ऑर्डर टू MgAl, जिंक, Fe। इन केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज्ड। दिस शोज एज कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। और जो बच्चों कॉपर होता है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। जो मेटल्स होते हैं वो अदर मेटल सॉल्ट्स के सोल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। बच्चों जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, कौन सी रिएक्शन पढ़ाई थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाई थी। उसमें क्या था, जब हमने आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डाला था तो क्या हुआ था, कॉपर जो था वो डिस्प्लेस हो गया था। क्यों? क्योंकि जो हमारी आयरन नेल थी वो ज़्यादा रिएक्टिव थी कॉपर से, तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। हमने पहले पढ़ रखा है कि जो सारे मेटल्स होते हैं वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होते हैं। वी चेक्ड द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन, water and acids, but all metals do not react with these reagents, so we are not able to put all metal samples we had collected in decreasing order of the displacement reaction studied in chapter 1 give better evidence about reactivity of metals। देखो बच्चों, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी वो हमें ज़्यादा बेटर एक तरह से एग्जाम्पल कह सकते हैं हम, दे सकती है किस चीज़ का, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का। जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे ही हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताया मैंने आपको जैसे शुरू में भी, कि जैसे ही हमने कॉपर अपनी आयरन नेल को डाला था तो आयरन ने क्या करा था, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था। यानी कि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर, इसलिए कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो गया और आयरन जो है कॉपर की जगह पर आ गया। ठीक है, समझ आया आपको। तो यहाँ पर एक कह रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से इस टॉपिक को समझाती है, और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं आयरन नेल और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वाला। ठीक है, यहाँ पर देखो टेस्ट ट्यूब में आपको दे भी रखा है बच्चों, एक में वही अपने पुराने वाले वो अपना रिएक्शन दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला एग्जाम्पल है, और दूसरे में कॉपर वायर और आयरन सल्फेट सोल्यूशन है। इधर हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इधर हमारा आयरन सल्फेट सोल्यूशन है। तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा ब्लू कलर सोल्यूशन है इसमें तो रिएक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें जो हमारा आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन राइट साइड वाली जो हमारी टेस्ट ट्यूब है इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर, इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इससे हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। चलिए अब हमारे जो अगला टॉपिक है वो रिएक्टिविटी सीरीज है बच्चों। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट। बच्चों ये जो हमें रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, जो हमारे टॉप पे एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें, ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं,
ये हमें मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव के फॉर्म में दे रखी है। सबसे ऊपर मोस्ट रिएक्टिव है, बीच में और सबसे एंड में लीस्ट रिएक्टिव है। मतलब ऊपर जो हमें दे रखे हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं मेटल्स, और जो सबसे लास्ट में दे रखा है हमें जो गोल्ड है, जैसे ही ये हमें गोल्ड दे रखा है तो ये लीस्ट रिएक्टिव है। और जो बीच में हमें जिंक, आयरन, लेड वगैरह दे रखे हैं ये रिएक्टिविटी डिक्रीज, ये हमें डिक्रीजिंग और रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी है, ऊपर से नीचे में डिक्रीज होगी रिएक्टिविटी, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होगे कि आपको ये टेबल याद करने की पड़ेगी बच्चों। अगर आप ये याद कर लोगे तो आपको ईजिली आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा और कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होगे ये याद कैसे करेंगे, तो बच्चों आपके स्क्रीन पे भी मैं एक टेबल शो करूँगा, आप उस टेबल को याद कर लीजिएगा। ये एक इजी वे मैंने बना रखा है, उसमें अगर आपको उस वे में याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस वे में याद करोगे तो देखिए जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी ये टेबल, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब आप ऐसे इसको याद करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अब जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट क्यों करते हैं। बच्चों देखो मैं इसमें एक सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ, इतना बड़ा पढ़ने से अच्छा कि देखो मान लो हमने अपनी 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि जो कोई भी एलिमेंट होता है वो क्या करना चाहेगा अपने, जैसे हम जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्वायर करना चाहेगा। मान लो जैसे आपका सोडियम होता है, सोडियम में क्या होता है एटॉमिक नंबर 11। जब हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 281, यानी कि के एल एम शेल में हम डिवाइड करेंगे तो के शेल में 2 आएगा, एल शेल में हमारा 8 आएगा और के एल एम एम शेल में हमारा 1 आएगा। तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कब बनेगी, ये जब सोडियम जो है 1 एक जो इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में, उसको जब वो लूज कर देगा, यानी जब वो लूज कर देगा तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। जब वो लूज कर देगा तो वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, तो वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा, ठीक है बच्चों। जैसा कि आपको यहाँ टेबल में भी दिखा रखा है, देखिए सेकंड नोबल गैसेस को छोड़िए, सेकंड जो कॉलम दे रखा है मेटल्स का, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए जो मेटल्स है, जैसे मान लीजिए सोडियम हो गया हमारा पहला 11 है इसका एटॉमिक नंबर, तो हमने जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तो इसमें देखिए के शेल में 2 है, एल में 8 है, एम में 1 है, जब ये लूज कर देगा। ऐसे ही हमें नॉन मेटल्स का भी दे रखा है, देखिए नीचे देखते हैं हम NaCl की फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर Na जो था उसकी 281 है, अब उसने जब Na ने 281 है, जब उसने 1 लूज करा तो वो Na पॉजिटिव हो गया और उसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया गया लूज करा है, तो वो 28 हो गया, सोडियम कैटायन बन गया वो, ठीक है। अब नीचे जैसे Cl ले लीजिए, क्लोरीन है, क्लोरीन की होती है 287, अब 287 1 इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसको एक अटेन कर लेगी तो इसकी एक वैलेंस शेल में ये वैलेंसी मतलब वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन हो जाएगी इसकी। तो जब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगी, ये सोडियम वाला एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी और ये 288 अपना कंप्लीट कर लेगी, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगी, तो ये भी स्टेबल हो गई। तो ये क्या हो गया, क्लोराइड एनायन। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ऊपर उसने एक लूज करा था तो उस पर पॉजिटिव चार्ज था। तो यहाँ देखिए बच्चों जैसे Na था यहाँ पर, ये इस वाले में देखिए आप Na ने क्या करा यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl में दे दिया, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तभी NaCl की फॉर्मेशन हो जाती है हमारे, ठीक है। सोडियम एंड क्लोराइड आयन बीइंग अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सोडियम और जो क्लोराइड आयन होते हैं अपोजिटली चार्ज होते हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होती है। और इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट, ठीक है। ये एक और एग्जांपल दे रखा है हमें MgCl का बच्चों, देखिए Mg जब दे 282 है, पहले Mg 282 है, 2 लूज कर देगा वो, 2 नेगेटिव हो जाएगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, वो लूज करा ना, और क्लोरीन को एक चाहिए तो उसने एक ले लिया वहां से, MgCl2 बनता है ना, तो Cl2 है तो एक एक दोनों को दे दिया उसने,
तो ये उसकी फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड की। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं बच्चों आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये बच्चों आपको टेबल दे रखी है, जैसे ये देख लीजिए एक बार, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की टेबल दे रखी है। जैसे NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1074 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 1686 केल्विन, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा इसको। अब यहाँ पर हमें कुछ ये प्रॉपर्टीज दे रखी है आयनिक कंपाउंड की। यू हैव ऑब्जर्व दैट द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड। फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। बच्चों जो फिजिकल नेचर होता है यानी आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है अपोजिट चार्ज, जैसे अभी हमने NaCl के उसका पढ़ा था, Na पॉजिटिव HCl नेगेटिव, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। और ये जनरली कैसे होते हैं बच्चों? दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल, मतलब ये ब्रिटल होते हैं, इनको जैसे ही हम ज़्यादा इन पे फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगे, लेकिन वो चेंज नहीं होंगे, शेप चेंज नहीं करेंगे अपनी। सेकंड पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों जो आयनिक कंपाउंड में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्यों? क्योंकि इनके स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है इनके, जैसे अभी हमने NaCl के केस में पढ़ा था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग इनके बीच में बॉन्ड बनता है। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या लगेगी? ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो यानी कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन होती है, क्योंकि ये इतना मजबूत वाला बॉन्ड फॉर्म करते हैं जिसको ब्रेक करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रिक्वायर होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं बच्चों वो जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में और इनसॉल्युबल होते हैं किसमें? केरोसिन या पेट्रोल जैसी चीज़ों में, ठीक है। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या लिखा हुआ है? द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस which move to the opposite electrode when electricity is passed through the solution. Ionic compound in the solid state do not conduct electricity because movement of ion in the solid state is not possible due to their rigid structure, but ionic compound conduct electricity in molten state. देखो बच्चों यहाँ ये बताया गया है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड, जब वो सॉलिड फॉर्म में है तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है, उनके बीच में गैप्स हैं ही नहीं, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, आयन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की जगह तो होगी नहीं, और जब ये मूवमेंट नहीं होगी तो कोई इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और वो एक दूसरे के अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं और इधर से उधर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जो होती है कंडक्ट होती है। बाकी के जो टॉपिक्स हैं बच्चों ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में ये टॉपिक्स काट दिए गए हैं, तो जितने हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको करा दिया है। तो अगर आपको बच्चों इनके क्वेश्चन आंसर्स और इनके बैक एक्सरसाइजेस की और अंदर के ब्लू क्वेश्चन के सॉल्यूशंस बिल्कुल सॉल्व करते हुए एकदम चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको उनके उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो होप करता हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ।